नमस्कार। दिल्ली में राजनीति की अगर हम कहें अंगीठी जो है उसे सुलगा दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 के 70 उम्मीदवार कहें तो सारा अपना जो पत्ते हैं उन्होंने फेंक दिए हैं चुनावी बिसात पर। आम आदमी पार्टी ने चुनावी बिसात पर अपने सारे इक्के फेंक दिए हैं और ललकार रहे हैं अपने विरोधियों का कि अपने पत्ते खोल कर दिखाओ। हमारे सारे 70 के 70 उम्मीदवार आपके सामने हैं। करीबन 20 अपने विधायकों का टिकट काट दिया। आम आदमी पार्टी ने एक नया प्रयोग फिर से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नई दिल्ली के सीट से अपनी किस्मत को आजमाएंगे और उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित सामने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें मालूम नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन याद करें 2013 का वो विधानसभा चुनाव का कैंपेन जिसमें कि दिल्ली के ऑटो रिक्शा के पीछे वो लिखा होता था बैनर में कि शीला दीक्षित चोर हैं। इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया था और शीला दीक्षित की जमी हुई सरकार 1998 से जो कि 15 साल से सत्ता में काबिज थी उसे उखाड़ फेंका था आम आदमी पार्टी ने। और कनॉट प्लेस के बाहर जो हनुमान मंदिर है वहां पर झाड़ू लेकर करके जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने कार्यकर्ताओं ने जो डांस किया था वो आज भी जहन में ताजा है। और एक बार फिर से दिल्ली के विधानसभा पर चुनावी बिसात अब हमारे सामने तैयार है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे, आज भी एक लिस्ट जारी कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या इसमें है, किस नामों ने आपको चौंकाया और क्या कहना चाहेंगे जबकि 70 के 70 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने हमारे सामने पेश कर दिए। नमस्कार मनीष जी, रायसीना हिल्स के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, अभी चुनाव आयोग ने चुनाव का घोषणा नहीं किया है और आम आदमी पार्टी पूरा 70 का 70 कैंडिडेट के नाम का अनाउंस कर दिया और ये 4 पार्ट में हुआ है। मनीष जी, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले 11 कैंडिडेट का नाम का घोषणा हुआ था और उसके बाद फिर इन्होंने 20 कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया। फिर एक सिंगल अकेला कैलाश गहलोत जिस सीट नजफगढ़ से आते हैं उस सीट पर कैंडिडेट का नाम का घोषणा किया और फिर बचा हुआ 38 सीट का नाम का घोषणा चौथी लिस्ट में हो गई। तो मनीष जी, जितने चौंकाने वाले फैसले थे वो सबसे बड़ा जो फैसला था वो दूसरी लिस्ट में था जब 15 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया था और जो 2-3 लोग ऐसे थे जिनका सीट बदल दिया गया था। और पहला जो लिस्ट था उसमें बाहर के जो लाए हुए लोग थे उसमें 3 बीजेपी के और 3 कांग्रेस के जिन्होंने हाल में ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, वैसे 6 लोग वैसे बाहर से आए हुए लोग थे, उनका नाम का घोषणा उस लिस्ट में हुआ था। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि कांग्रेस जो है वो भी इस बार अनप्रेसिडेंटेड है। कांग्रेस के में क्या है कि हमेशा लास्ट मोमेंट में बीजेपी के जैसा टिकट देने की परंपरा है। चूंकि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें हर सीट के बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो इन पार्टियों को हमेशा बगावत का डर बना हुआ होता है, तो वो अपने बगावती नेताओं को दूसरे पार्टी में ना चले जाएं, इसलिए वो लास्ट तक इंतजार करवाते हैं। सबको उम्मीद होती है कि मुझे मिलेगा और अपने राइवल पार्टी के कैंडिडेट के नाम के घोषणा का इंतजार करते रहते हैं ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे। इसी स्ट्रेटेजी के तहत ज्यादातर आप देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टियां जो है बहुत लास्ट मोमेंट में अपने कैंडिडेट के नामों का घोषणा करता है। लेकिन इस बार दिल्ली में ये परंपरा कांग्रेस तोड़कर 21 नामों की घोषणा कर दी है। तो जिस सीट का आप चर्चा कर रहे हैं तो नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और आपको ध्यान होगा 12 साल पहले 3 चुनाव उसी कंस्टिट्यूएंसी से अरविंद केजरीवाल जीत चुके हैं और उससे पहले लगातार शीला दीक्षित उसी कंस्टिट्यूएंसी से मुख्यमंत्री होती थी और उन्हीं के पुत्र हैं संदीप दीक्षित। ये ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के सांसद भी हुआ करते थे। तो ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो हर हाल में अपनी मां के हार का बदला लें। लेकिन मनीष जी, जो यहाँ कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है, पिछला 3 इलेक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 2 इलेक्शन में तो उनको 0 एक भी उनका विधायक जीत कर नहीं आया था।
और ये मानकर आम आदमी पार्टी के जितने वोटर्स आज के दिन में हैं वो सब पुराने कांग्रेस के वोटर हैं, और पूरा बेस जो वोट का जो उनका पूरा बेस है अब वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है। एक हालांकि इन लोगों ने लास्ट जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें एक इंडी गठबंधन बनाकर बीजेपी के अगेंस्ट इन लोगों ने समझौता करके लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें भी इनको सफलता नहीं मिली थी। हम लोग लगातार जो पिछला 2-3 इलेक्शंस का अनुभव है, लोकसभा के समय में बीजेपी का वोट का प्रतिशत 50% से ऊपर चला जाता है, तो उसमें कितना भी आप अलाइज बना लो तो पिछले 3 बार से अनडिफिटेबल है बीजेपी लोकसभा के मामले में। तो लेकिन चूंकि उनका परिणाम जो इस बार भी लोकसभा में अच्छा नहीं आया, साथ नहीं आने के बाद तो ये गठबंधन टूट गया, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का जो बहुत खराब प्रदर्शन रहा उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल इस बार अकेला पुनः विधानसभा चुनाव में अकेला लड़ने की तैयारी कर लिए और अपने सारे 70 कैंडिडेट्स का नाम का घोषणा कर दिए। और नई दिल्ली में एक ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर कांग्रेस पहले प्रत्याशी का घोषणा कर देता है तो चूंकि संदीप दीक्षित पुराने हेवीवेट हैं तो उनको देखकर शायद बदल लेंगे अरविंद केजरीवाल अपना सीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब ये तय है कि कांग्रेस के संदीप दीक्षित और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर आमना सामना करेंगे। अब बीजेपी देखना यह है कि बीजेपी उस सीट पर किसको प्रत्याशी बनाती है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा पश्चिमी दिल्ली से जो सांसद थे जिनको लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, प्रवेश वर्मा, उनके नाम की चर्चा है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं हो जाएगी हम लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। मनीष जी। अमित जी, ये बदले वाली बात जो है फिल्मों में तो अच्छा लगता है कि वहां पर कोई घटना हो जाती है इतिहास में और बच्चे बड़े होकर के उन चीजों का बदला लेते हैं। कर्ण अर्जुन जैसे फिल्मों में भी हमने देखा है कि बदले वाली पटकथा पर चर्चित फिल्में बनी हैं देश के अंदर में। लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि माँ के साथ जो अनादर होता है उसका बदला उसका बेटा लेता है, लेकिन ये बदला जमीनी हकीकत पर राजनीति के कुरुक्षेत्र में कहाँ तक संभव है, वो हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा जब फरवरी में चुनाव होगा। अमित जी, एक बात स्पष्ट है कि संदीप दीक्षित के बारे में आपने बताया कि कांग्रेस के लोकसभा के सांसद हुआ करते थे पूर्वी दिल्ली से, लेकिन वो दौर तब था जब कांग्रेस का इक्का बोलता था दिल्ली की राजनीति में। शीला दीक्षित का एक छत्र राज्य था दिल्ली की राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उनके जड़ को हिला नहीं पाई थी। कभी किरण बेदी को ले आया, कभी सुषमा स्वराज को उतार दिया, कभी विजय कुमार मल्होत्रा को ले आया, लेकिन शीला दीक्षित के राजनीति पर कोई आंच नहीं आया। लेकिन 2013 में राजनीति बदल गई और शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल। उस समय जो अन्ना हजारे के मूवमेंट के चर्चित चेहरा थे, और उन्होंने शीला दीक्षित को नई दिल्ली सीट पर भी हरा दिया और पूरा का पूरा कांग्रेस का सुफड़ा साफ कर दिया दिल्ली के राजनीति में। लेकिन अमित जी, हम ये भी जानते हैं कि जो नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां पर सरकारी कर्मचारियों का जो संख्या है, जो रहने वालों का लोगों का संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जाट चेहरा है। तो नई दिल्ली विधानसभा पर जाति की राजनीति तो होती नहीं है, वहां पर राजनीति तो कुछ अलग ही होती है। तो ऐसे में बीजेपी इन दो बड़े हस्तियों के बीच में कैसा अपना एक्सपेरिमेंट कर सकती है और कैसे लड़ सकती है चुनाव? देखिए मनीष जी, इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है यहाँ इसमें परिस्थिति बहुत कुछ बदल गया है। जब 2013 के इलेक्शन से तुलना करेंगे, जब इतिहास बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, और आज तक उसके बाद बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो लगातार दिल्ली की सत्ता में जमे हुए हैं। लेकिन परिस्थिति मनीष जी इस बीच में पूरा बदल गया है। जब इसमें अब आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी, जैसे बाकी राजनीतिक दल जो पुराने दल है उनको, और शासन में जो दल होता है उसको एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मनीष जी एंटी इनकम्बेंसी होगा, उसकी परीक्षा देनी होगी अरविंद केजरीवाल को। दूसरा, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष
बीजेपी और कांग्रेस लगातार से उठाते रही है और उसको चुनाव में उस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगी। आपको ध्यान होगा कि एक्साइज घोटाला जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उस मुद्दे को भी कांग्रेस लगातार ये क्लेम करती है कि उस मुद्दे को कांग्रेस सामने लाई थी। बीजेपी ठीक है, आज केंद्रीय पार्टी बीजेपी है, केंद्र की सत्ता में है और ईडी और सीबीआई इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वो उनके इन्फ्लुएंस में काम करता है और गिरफ्तारी करने में अगर उनका रोल है, गिरफ्तारी करवाने में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर बीजेपी का रोल है, या हालांकि बीजेपी इसको नहीं मानती है कि जांच एजेंसी अपना काम करती है, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये क्लेम करते रही है कि इस एक्साइज जो घोटाला जो सामने शराब घोटाला के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, इसका भंडाफोड़ जो है कांग्रेस ही किया था। और ऐसे, और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि संदीप दीक्षित जो है लगातार आप देखेंगे कि समझौता जब इंडी अलायंस के में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक अलायंस में आ गए थे लोकसभा में, तब भी आप देखिएगा कि संदीप दीक्षित जो है लगातार से आम आदमी पार्टी के कभी कभी खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। और उस इंडी गठबंधन के बनने से पहले तो संदीप दीक्षित लगातार से आक्रामक रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो जब इन परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि ये इस बार चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि हम लोग इंतजार करेंगे। और जहां तक प्रवेश वर्मा की बात है या बीजेपी के किसी कैंडिडेट की बात है, तो आपको ध्यान होगा कि पीछे नुपुर शर्मा भी इसी सीट से लड़ी थी, वो बीजेपी की प्रत्याशी हुआ करती थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गया है। नुपुर शर्मा अब किनारे पड़ गई हैं, वो पार्टी में एक्टिव नहीं है, कुछ एक दो कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ गया था। तो अब है कि ये अभी मीडिया में हल्कों में कयास लगाया जा रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत पढ़े लिखे पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो नई दिल्ली में परसेप्शन की, इमेज की भी लड़ाई होती है कि लोग वहां देखते हैं कि हर कैंडिडेट पढ़ा लिखा हो। संदीप दीक्षित भी पढ़े लिखे और एक अच्छा, उनका इमेज जो है व्हाइट कॉलर टाइप का है, मतलब ये लोग स्ट्रीट फाइटर नहीं रहे हैं, लेकिन एक व्हाइट कॉलर या स्कॉलर आप बोल सकते हैं। तो प्रवेश वर्मा भी लगातार दिल्ली की राजनीति में बहुत एक्टिव रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। उनके पिताजी भी, अगर आपको ध्यान होगा, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, साहब सिंह वर्मा। उनके पास एक उस तरह की भी लेगेसी है। और तीसरा, मैं मानता हूं कि जो दिल्ली में जात पात वाली जो बात हम लोग करते हैं राजनीति में, ये अन्य राज्यों, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड या ईस्टर्न स्टेट्स में जितना जात पात के बेसिस पे राजनीतिक पार्टी वोट लेते हैं, दिल्ली में वो फैक्टर कम है। और जो है, जहां वो, जैसे अगर दूर दराज दिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं बाहरी दिल्ली, और जो दिल्ली, जहां दिल्ली के गांव और अभी भी कुछ कुछ वो सब जैसा जो जगह है, वहां जहां ये बल्क में रहते हैं, उस जगह थोड़ा फैक्टर ये काम करता है। लेकिन ओवरऑल दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति को जितना मैं समझता हूं, वो ओवरऑल देखते हैं कि मेरा रिप्रेजेंटेशन कितना मिला, किस सीट से मिला, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो देखते हैं कि इतने पूर्वांचली को मिला सीट, इतने पहाड़ी लोगों को मिला, इतने वैश्य को मिला, इतने पंजाबी को मिला और इतने जाट को मिला। तो इस तरह से यहाँ कैलकुलेशन होता है। तो उसके आधार पर राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर लेती हैं। मनीष जी। अमित जी, अरविंद केजरीवाल आज के तारीख में पदयात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के विभिन्न जगहों पर, इलाकों में पदयात्रा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लोगों से मांग रहे हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो लोग उन्हें वोट करें, तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अतिशी ने भी एक तरह से कहें तो भरत की भूमिका में चली गई हैं। एक जो कुर्सी है वो खाली छोड़ा है कि जब ईमानदारी की सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल लेकर के आएंगे, तब श्री राम की तरह वो भी उस कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे और मुख्यमंत्री के पद को हासिल कर लेंगे। लेकिन अमित जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार को ही एक मुख्य मुद्दा बना रही है और जो आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बेल पर बाहर है। वो अभी तक बरी नहीं हुए हैं, आरोपित हैं, सभी के सभी आरोपित हैं, बेल पर बाहर हुए हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कितना इनको बैकफुट पर रखेगा, कितना कमजोर कर सकता है आम आदमी पार्टी की चुनावी धार को?
मनीष जी, बीजेपी भी आप देखेंगे तो अभी हालिया जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं उनको हर जगह सफलता मिली, लेकिन एक जगह वो चूक गए, वो था झारखंड। और झारखंड और दिल्ली को आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, चूंकि वहां भी मुख्यमंत्री जेल में रहे थे और उनको वहां सहानुभूति वोट का फायदा हुआ है। तो बीजेपी जो है यहाँ फूक फूक कर कदम रखेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और केवल भ्रष्टाचार पर ही उनका मुद्दा नहीं होगा। अब जैसे आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो अभी बीजेपी अपना पूरा तुर्क का पत्ता नहीं खोली है सामने। और अरविंद केजरीवाल का जहां तक सवाल है, वो भी डायरेक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर वो लगातार अटैक नहीं कर रहे हैं। वो उनके पॉपुलैरिटी से नहीं लड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर लीडर है, उनको अगर गाली देंगे तो वो बैकफायर हो सकता है। तो आप ध्यान देंगे वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आता है और वो अमित शाह पर अटैक कर रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री पर। तो वो जो है उनकी रणनीति जो है कहीं ना कहीं, मैं जितना समझ पा रहा हूं, वो प्रधानमंत्री पर पूरे इलेक्शन में कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। और जो दूसरा मुद्दा है, उन्होंने रोहिंग्या का भी मुद्दा उठाया है। ये भी इसमें भी उनका वो जो ग्रिल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वो होम मिनिस्टर अमित शाह और लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसी डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार डिपार्टमेंट को वो ग्रिल कर रहे हैं। लेकिन सब चीज के बाद भी भ्रष्टाचार में बीजेपी के पास केवल शराब घोटाला नहीं है, बीजेपी शीशमहल घोटाला करके भी एक उस मुद्दे को सामने लाएगी। और जहां दूसरा क्या है कि ये देखने वाली बात होगी, महिला वोटर्स पे अरविंद केजरीवाल भी बहुत डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो झारखंड से ड्रॉ कर रहे हैं। उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। झारखंड का रिजल्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत, आपको ध्यान होगा कि वो शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड भी गए थे और अपनी पत्नी के साथ गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको वो उसी रणनीति को फॉलो करेंगे जो रणनीति हेमंत सोरेन अभी हाल में फॉलो करके चुनाव जीते हैं। उसमें अगर आप रोहिंग्या से तुलना करेंगे तो वहां बीजेपी जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, और वहां हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो मेरा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर जो है वो बीएसएफ के अधीन होता है और वो भारत सरकार का काम है कि देश की सुरक्षा करना और उसके बॉर्डर को चारों तरफ से घुसपैठ रहित बनाना। और इसीलिए मैं ये मान रहा हूं कि जो रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठा रही है, वो इसीलिए उठा रही है कि उस मुद्दे से इस मुद्दे को वो पैरेलल तुलना कर रहे हैं। और तीसरा, उनको मालूम है कि झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन की वापसी हुई है, उसमें महिला वोटरों का बहुत बड़ा हाथ था। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी यहाँ जो है फ्रीबीज की राजनीति की शुरुआत हालांकि अरविंद केजरीवाल ही किए हैं, और उसमें महिला वोटरों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स को अपने ढंग से यहाँ फिर से अनाउंसमेंट किया है। तो इन दो तीन चीज पर ध्यान रखते हुए बीजेपी की कुछ नई रणनीति सामने आएगी। मनीष जी, हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। दिल्ली का जो चुनावी रंग जो बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं झारखंड के हुए चुनाव की याद दिलाता है। ये अमित जी कहना चाहते हैं। आने वाले समय में दिल्ली का चुनावी मिजाज क्या बनेगा उस पर हम लोग नजर बना करके रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो का लिंक बहुत बड़े मात्रा में अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करते रहें। अमित जी, आपने हमें दिल्ली के राजनीति के हर पहलू से रूबरू कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।